कैप्टन अमेरिका वर्सेस सोल्जर बॉय। ये लड़ाई उतनी सिंपल नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है। पहली नजर में तो यही लगेगा कि ब्लू सूट पहने सोय बॉय कैप्टन अमेरिका हाइड्रोजन गोड कहलाने वाले सोल्जर बॉय के सामने टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन एमसीयू को दोबारा अच्छे से देखने और दी वॉइस के नए सीजन में सोल्जर बॉय की परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे लगता है कि ये मुकाबला पहले से कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस बैटल को समझने के लिए हमें तीन मेन कैटेगरी देखनी होंगी, स्ट्रेंथ, स्पीड और स्किल सेट। लेकिन इस बार थोड़ा अलग करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ नहीं बल्कि दोनों का स्किल सेट और इक्विपमेंट देखते हैं, क्योंकि दोनों ही सुपर सोल्जर हैं और इस फाइट में यही सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे अच्छे लड़के स्टीव रोजर्स की। स्टीव को अपनी पावर्स मिली थी सुपर सोल्जर सीरम से। ये सीरम सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसका मकसद एक नॉर्मल इंसान को दुनिया का परफेक्ट सोल्जर बनाना था। इस सीरम की वजह से स्टीव एक कमजोर और औसत इंसान से बदलकर इंसानी क्षमता की पीक पर पहुंच गया। वो पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट और इस तरह से बेहतर बन गया कि बर्फ में फ्रीज होने से पहले भी स्टीव एक शानदार टैक्टिकल लीडर था। लेकिन जब वो मॉडर्न टाइम में वापस आया तब उसने अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। उसकी दूसरी फिल्म तक आते आते कैप्टन अमेरिका दुनिया के बेस्ट फाइटर में से एक बन चुका था। कई स्टेटमेंट्स के हिसाब से वो मॉडर्न दुनिया का सबसे बेहतरीन सोल्जर माना जाता है और उसे लगभग हर एडवांस फाइटिंग टेक्निक की नॉलेज है, बल्कि हर स्टाइल की सबसे इफेक्टिव मूव उसे आती है। यही वजह है कि कैप्टन अमेरिका सिर्फ बेसिक मास्टर नहीं है, उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल में कई लेयर्स हैं जो उसे बाकी सुपर सोल्जर से अलग बनाती हैं। और जब इस स्किल के साथ उसका वाइब्रेनियम शील्ड जुड़ जाता है तब क्लेज क्वार्ट्स में वो बेहद खतरनाक बन सकता है। ये शील्ड उसे ऐसी अटैक्स भी झेलने देती है जिन्हें कोई आम इंसान तो छोड़ो, कई सुपर वुमेन भी नहीं झेल सकते, जैसे कि थोर के म्यूनिर की स्ट्राइक या फिर थेनोस की तलवार के वार। ऐसा इसलिए क्योंकि वाइब्रेनियम पृथ्वी की सबसे बेहद मजबूत धातुओं में से एक है और ये लगभग हर अटैक की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है। कैप्टन अमेरिका की फाइटिंग स्टाइल भी इसी के आसपास घूमती है। कभी वो शील्ड के सामने वाले को पीटता है, कभी उसे बेरिंग की तरफ फेंकता है और फिर लगातार कॉम्बो अटैक्स करता है। इसलिए अगर तुम स्किल फाइटर नहीं हो तो 22 आदमी की क्लोज कॉम्बैट में मत भिड़ना, खासकर अगर जगह कोई एलिवेटर हो। अब दूसरी तरफ आते हैं सोल्जर बॉय पर। जहाँ कैप्टन अमेरिका अपनी स्किल और शील्ड पर भरोसा करता है, वहीं सोल्जर बॉय ज्यादातर अपनी रॉ सुपर पावर्स पर निर्भर करता है। वो भी शुरुआत में एक आम इंसान था, लेकिन बाद में वोट का नंबर 1 और लगभग अमर सुपर हीरो बन गया। रशियंस के एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसे एक बेहद खतरनाक पावर मिली। वो अपने शरीर से एक रेडिएशन ब्लास्ट छोड़ सकता है जो किसी भी इंसान के शरीर से कंपाउंड बी को जलाकर खत्म कर देता है और उसकी सारी सुपर पावर छीन लेता है। लेकिन इस पावर की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसे चार्ज होने में काफी समय लगता है और वो इसे लड़ाई में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, सोल्जर बॉय के पास भी काफी कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि उसकी हैंड टू हैंड स्किल कैप्टन अमेरिका जैसी है। उसकी सबसे बड़ी पहचान हमेशा उसकी फिजिकल ताकत रही है। उसके पास भी एक शील्ड है, लेकिन वो वाइब्रेनियम जैसे किसी स्पेशल मेटल से नहीं बनी, बस एक नॉर्मल शील्ड है। और हाँ, उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर शायद लोगों को गालियां देना है। अब तक की बातों से साफ पता चलता है कि दोनों के पास अपना अपना विन कंडीशन है। अगर कैप्टन अमेरिका क्लोज कॉम्बैट में लड़ता है तो उसकी स्किल और वाइब्रेनियम शील्ड उसे बड़ा एडवांटेज देंगे, लेकिन अगर किसी तरह सोल्जर बॉय अपना रेडिएशन ब्लास्ट चला देता है तो मुमकिन है कि वो सुपर सोल्जर सीरम को भी शरीर से खत्म कर दे। मेरी राय में पॉसिबल है, क्योंकि कंपाउंड बी और सुपर सोल्जर सीरम दोनों का बेसिक काम लगभग एक जैसा ही है, इंसान को सुपर ह्यूमन बनाना। तो पेपर पर सोल्जर बॉय के पास एक ऐसा अटैक है जो लड़ाई को खत्म कर सकता है, लेकिन असली सवाल यह है क्या वो कभी इस ब्लास्ट को चला भी पाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। काफी लोग कहते हैं कि इस कैटेगरी में सोल्जर बॉय साफ जीतता है और मैं इसे काफी हद तक सहमत हूँ। प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ में सोल्जर बॉय कैप्टन अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैप्टन अमेरिका ऐसे पंच पहले कभी झेल ही नहीं चुका। उसने अपनी शील्ड के साथ उससे कहीं ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर्स के अटैक्स भी सर्वाइव किए हैं। उदाहरण के लिए उसने अल्ट्रॉन को इतनी जोर से मारा कि वो सीधे कंक्रीट के पिलर में जा घुसा। ये फीट बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि दी वॉइस के कई कैरेक्टर्स बिल्डिंग लेवल एक्सप्लोजन भी झेल चुके हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि कैप्टन अमेरिका की लिमिट बस यहीं तक है, क्योंकि उसके पास वाइब्रेनियम शील्ड है। यही शील्ड थोर के म्यूनिर की स्ट्राइक झेल चुकी है, जिनकी शॉकवेव पूरी सिटी ब्लॉक को मिटाने की जितनी ताकत रखती है। और उसके बाद भी वही शील्ड थेनोस के हमलों को झेलती है। वही थेनोस जिसने एक साथ आयरन मैन और थोर जैसे दिग्गजों को भी दबा दिया था। अब सोल्जर बॉय की बात करें, कई बार इसकी तुलना हाइड्रोजन बॉम्ब से की जाती है और उस पर न्यूक्लियर वेपन तक टेस्ट किए गए थे, लेकिन साफ दिखता है कि उसकी असली ताकत किसी हाइड्रोजन बॉम्ब जितनी नहीं है। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग रेडिएशन ब्लास्ट भी ज्यादा से ज्यादा सिटी ब्लॉक लेवल तक ही पहुंचता है। यानी अगर मिनिमम होकर भी देखें तो सोल्जर बॉय लगभग सिटी ब्लॉक टीयर का कैरेक्टर है। होमलैंडर बचपन में एक ऐसे केमिकल प्लांट एक्सप्लोजन से बच गया था जो कि सिटी ब्लॉक्स मिटा सकता था और बाद में उससे भी ताकतवर बन गया। इसी वजह से सोल्जर बॉय को होमलैंडर के सबसे करीब माना जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फुल पावर होमलैंडर के बराबर है, लेकिन अगर कोई होमलैंडर को सच में मुश्किल में फाइट दे सकता है तो वो है सोल्जर बॉय। तो हाँ, प्योर पावर में सोल्जर बॉय आगे है, लेकिन कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड उससे ताकतवर अटैक झेल सकती है और इसी शील्ड से उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर किसी वजह से कैप्टन अमेरिका के हाथ से शील्ड निकल जाए
तो फिर उसकी हालत सच में खराब हो सकती है, क्योंकि सोल्जर बॉय के कुछ सीधे पंच ही लड़ाई खत्म करने के लिए काफी होंगे। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा? इसका जवाब छिपा है इस लड़ाई के आखिरी और सबसे अहम कैरेक्टर में, स्पीड। मेरी नजर में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, और इसकी वजह है स्पीड। मैं ये बात पहले भी कई बार कर चुका हूँ कि द बॉयज यूनिवर्स ओवरऑल देखा जाए तो स्पीड के मामले में उतना खास नहीं है। हाँ, होमलैंडर के एक्सप्लोजन पर रिएक्ट किया है, लेकिन सोल्जर बॉय की स्पीड इन फीट्स के आसपास भी स्केल नहीं करती। असल में वो तो ऐसे इंसान पर भी सही से रिएक्ट नहीं कर पाता जो एट्रेन से काफी स्लो है। अब अगर कैप्टन अमेरिका की बात करें तो पहली नजर में वो बहुत ज्यादा तेज नहीं लगता, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर वो ग्रेनेड लॉन्चर जैसी चीजों पर ही रिएक्ट करता दिखाई देता है। लेकिन असली बात ये है कि उसने एमसीयू के टॉप टीयर फाइटर के साथ बराबरी की फाइट लड़ी है, और इसका मतलब है कि उसकी कॉम्बैट स्पीड और रिएक्शन स्पीड आम इंसानों से कई ज्यादा है। जो कैरेक्टर्स आयरन मैन, थोर और हल्क जैसे लोगों को हिट कर सकते हैं, उनकी कॉम्बैट स्पीड कम से कम हाइपरसोनिक रेंज में तो होनी ही चाहिए। तो इसका सीधा मतलब है कि उसकी रिएक्शन और कॉम्बैट स्पीड भी इन्हीं कैरेक्टर्स के लेवल के आसपास स्केल करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कैप्टन अमेरिका थॉर जितना तेज है, लेकिन यह मानना भी सही नहीं होगा कि कैप्टन अमेरिका सिर्फ बुलेट टाइमर है और थॉर मैसिवली हाइपरसोनिक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दोनों एक ही दुश्मन यानी थेनोस के अटैक्स पर रिएक्ट ही नहीं कर पाते। याद रखो, मैं ट्रेवल स्पीड की बात नहीं कर रहा। कैप्टन अमेरिका इतनी तेज दौड़ नहीं सकता, लेकिन उसकी रिएक्शन स्पीड आराम से आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा हो सकती है। कुछ लोग एमसीयू को डाउन प्ले करने के लिए क्विकसिल्वर वाली सुपरसोनिक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सभी स्टेटमेंट और फीट्स को साथ में देखा जाए तो ज्यादा सबूत इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि क्विकसिल्वर और बाकी टॉप कैरेक्टर उससे कई ज्यादा तेज हैं। अगर सिर्फ एक गाइड बुक की वजह से क्विकसिल्वर को सुपरसोनिक मान लिया जाए तो फिर थॉर भी गोली से धीमा साबित होगा, क्योंकि क्विकसिल्वर को उससे तेज बताया गया है, और ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। अब वापस सोल्जर बॉय पर आते हैं। मजेदार बात यह है कि सोल्जर बॉय तो मिस्टर मैराथन से भी स्लो है, और मिस्टर मैराथन खुद एट्रेन और होमलैंडर से काफी पीछे है। ये वजह है कि सोल्जर बॉय को मिस्टर मैराथन से लड़ने के लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, या फिर उसके सामने दूसरे लोगों को फेंक कर उसका रास्ता रोकना पड़ता है। और जब होमलैंडर अपनी सुपर स्पीड से उस पर चार्ज करता है तो सोल्जर बॉय के पास बचाव करने के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। यानी भले ही सोल्जर बॉय कैप्टन अमेरिका से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन कैप्टन अमेरिका उससे कहीं ज्यादा तेज है, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड भी। इस स्पीड एडवांटेज की वजह से कैप्टन अमेरिका सोल्जर बॉय के लगभग हर अटैक को डॉज कर सकता है, और अगर कोई अटैक बच भी जाए तो उसकी वाइब्रेनियम शील्ड उसे आसानी से झेल सकती है। आखिर सोल्जर बॉय थोर या थेनोस जितना ताकतवर तो है नहीं, उसके पास कोई मैजिक भी नहीं है, और ना ही कोई ऐसा विशाल हथियार जिसे वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ सके और उसे ओवर पावर कर दे। असल में सोल्जर बॉय के पास सिर्फ एक असली विन कंडीशन बचती है, उसका रेडिएशन ब्लास्ट। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कैप्टन अमेरिका आराम से खड़ा रहेगा और उसे चार्ज होने देगा, खासकर अगर लड़ाई किसी पब्लिक एरिया में हो, क्योंकि कैप्टन अमेरिका हमेशा पहले लोगों की जान बचाने की कोशिश करेगा। वैसे भी मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस रेडिएशन ब्लास्ट को हर वर्सेस बैटल में विन कंडीशन को क्यों मान लेते हैं। एक वर्सेस एक लड़ाई में ऐसे अटैक इतने स्लो हैं कि इसे इस्तेमाल करना भी बेहद मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, इस ब्लास्ट को छोड़ने के बाद सोल्जर बॉय खुद भी काफी थक जाता है। यानी अगर उसे ब्लास्ट मिस कर दिया तो या तो वो एक ही जगह खड़ा रह जाएगा, या फिर खुद को ऐसी हालत में पाएगा जहाँ सामने कैप्टन अमेरिका होगा जो उसकी हर स्ट्राइक को शील्ड से रोक सकता है, हर अटैक को डॉज कर सकता है, और अपनी बेहतरीन स्किल की वजह से लगातार काउंटर भी मार सकता है। इसलिए हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सोल्जर बॉय कभी जीत ही नहीं सकता, वो बिल्कुल जीत सकता है। लेकिन अगर यही लड़ाई 10 बार हो तो मेरी राय में ज्यादातर बार जीत कैप्टन अमेरिका की होगी। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बात से डिनाई होंगे और कमेंट्स में बहस करेंगे, तो डिस्कॉर्ड पर आकर आराम से बात कर सकते हो। और हाँ, अगर कैप्टन अमेरिका के हाथ में म्योनिर भी आ जाए तो फिर लड़ाई खत्म समझो। उस हालत में सोल्जर बॉय के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। म्योनिर का सिर्फ एक बार और भाई सीधे सूरज से मिलने निकल जाएगा, और इस बैटल का प्रॉपर विनर होता है कैप्टन अमेरिका। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।